स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस दिवाली स्पेशल सेशन में। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं। दिवाली का ये मौसम दियों और रोशनियों का त्योहार है। ये अपनी जिंदगी में भी रोशनी जगाइए, अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करिए और हो जाइए तैयार सफलता की रोशनी अपनी जिंदगी में लाने के लिए। और इसी के वजह से हम सब महिंद्रास की पूरी टीम आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। स्टूडेंट, लगातार आपने मुझसे जीके जीएस के महासंग्राम में अपनी प्रॉब्लम्स दूर करके जीके जीएस में एक बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया है। कल जो आपको दिक्कतें होती थी जीके जीएस में, अब वो दिक्कतें आपके सामने नहीं आ रही हैं क्योंकि आपने समाधान ढूंढ लिया है। महिंद्रास का प्लेटफॉर्म और नवाज सर के साथ जीके जीएस की यात्रा अब बहुत दूर तक आ चुकी है। लेकिन आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 45 मिनट्स हम लोग पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखने जा रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखने जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो आप सबका आज के सेशन में वार्म वेलकम है बेटा। हमेशा की तरह मैं आपको गुड मॉर्निंग ही कहता हूं क्योंकि गुड मॉर्निंग की एनर्जी इवनिंग में आपके सोने तक बनी रहनी चाहिए। यही स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्षण होता है जब वह हर एक वक्त अपनी प्रिपरेशन को लेकर के अवेयर रहता है और मोटिवेटेड होकर प्रिपरेशन करता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज शुरुआत होगी भारत के संविधान के पहले पोर्शन से, जिसमें दिवाली स्पेशल इस सेशन में प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हम लोग शुरुआत करेंगे। इस पर अगर क्वेश्चन बनता हो तो कई डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देखते हैं। तो ये सेशन जो है आपका क्वेश्चन पूछने वाला सेशन नहीं है, ये सेशन आपको डायमेंशन बताने वाला सेशन है। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप बिल्कुल लगाओगे प्रीएम्बल। क्या लगाओगे? प्रीएम्बल लगाओगे, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगाओगे, ठीक है, कि राइट आंसर होगा सर बी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले उस क्वेश्चन को तो समझिए। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भारतीय लोकतंत्र का आदर्श। तो आदर्श होता कैसा है? आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है क्या? तो आइडियल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हमें कहां देखने को मिलेगा? प्रीएम्बल में। कैसा आइडियल? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसा आइडियल? समाजवादी बनेंगे, पंथ निरपेक्ष बनेंगे, कोई धर्म का लेना देना नहीं होगा राष्ट्र का, सभी धर्मों को समान अवसर दिया जाएगा, लोकतांत्रिक होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, यानी हर एक फील्ड में, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर जगह लोकतंत्र की बात होगी। कोई ये नहीं कि हम बड़े या तुम बड़े, सभी समान होंगे। गणराज्य यानी यहां पर कोई राजा महाराजा का बेटा नहीं, एक नॉर्मल बिलो द स्टेंजा का आदमी, अंतिम व्यक्ति जो गरीब से गरीब है, उसको भी चुनाव लड़कर प्रधान बनने का अधिकार है। प्रधान के बाद विधायक बनने का अधिकार है, विधायक के बाद सांसद बनने का अधिकार है, सांसद के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब बनने का अधिकार है। ये गणराज्य है। यहां राजा महाराजा का बेटा शासन पर नहीं बैठता, आम जनता उठकर शासन चलाती है और शासन पर बैठती है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। जस्टिस क्या होगा? सामाजिक होगा, राजनीतिक होगा, आर्थिक होगा। आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऐसा नहीं है कि हमने आपको लोकतांत्रिक बना दिया, गणराज्य दे दिया, पंथ निरपेक्ष बना दिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दे दिया तो आप देश के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता हमें बनाए रखनी है। ये संविधान हमसे कह रहा है कि हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखनी है, ठीक है। तो अब बेटा इस पर अगर बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सबसे पहली पार्ट ये पूछे अगर कि प्रीएम्बल भारतीय संविधान का पार्ट है, हिस्सा है कि नहीं है, तो हाँ बेटा हिस्सा है, हिस्सा है। क्या इसमें कभी संशोधन हुआ है? संशोधन हुआ है?
तो हाँ बेटा इसमें संशोधन हुआ है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत 3 वर्ड जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द क्या थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं बेटा। कौन सा? सोशलिस्ट, सेकुलर और बेटा आपका यहां पर इंटीग्रिटी। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां पर क्या जोड़ा गया है? इंटीग्रिटी ऐड किया गया है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अखंडता शब्द जोड़ा गया है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये वर्ड ऐड किए गए हैं। अच्छा, ये आइडिया कहां से आया प्रस्तावना का? तो दुनिया का सबसे पहला संविधान जिसकी प्रस्तावना है वह है यूएसए। क्या है बेटा आपका? यूएसए है दुनिया का ऐसा पहला संविधान जिसमें ये वर्ड देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? वह कौन सा बेटा केस चला था जिसमें माना गया था कि इसमें भी अमेंडमेंट संसद संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है? कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका प्रीएम्बल से रिलेटेड, जहां से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं है पूछ रहा है। नए राज्य का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्य का प्रवेश। यानी बेटा नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये तो संभव है, लेकिन नए राज्य का प्रवेश कराना यह संभव नहीं है। यह संभव होगा आपका किससे? आर्टिकल 2 से। तो बेटा इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बताया गया है पार्ट 1 में, पार्ट 1 में बताया गया है, जिसमें 1 में बात की गई है कि भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ये बात कही गई है। लेकिन इसमें 2-3 बातें छुपी हैं, याद रखिएगा। भारत संघ में भारत का यूनियन क्या है? यह बेटा इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्यों को तोड़ा जा सकता है। जैसे आप जानते हैं भारत की आजादी के बाद 14 राज्य बने थे और अभी कितने हैं टोटल? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास अवेलेबल है। यानी इन्हीं राज्यों को तोड़ करके 28 राज्य अभी बनाए गए हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि राज्यों को तोड़ा जा सकता है, संघ नहीं टूटेगा। ये नहीं कि यूपी का मन कर दिया कि नेपाल वालों से रोटी बेटी का संबंध है तो हम अब नेपालियों के साथ रहेंगे, ये नहीं होगा। हाँ, नेपाल के रिश्ते भारत के साथ बने रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा या फिर केंद्र सरकार चाहे तो 2 हिस्सों में बांट जरूर सकती है। पूर्वांचल बना सकती है, पश्चिमांचल बना सकती है, मध्य यूपी बना सकती है। समझ गए? क्लियर है? तो ये बेटा आर्टिकल 2 और 3 में क्या बात की गई है, आर्टिकल 2 और 3 में क्या बात किया गया है। ठीक है, ठीक है बेटा। आर्टिकल 2 जो कहता है वह कहता है नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश है। कैसे? यानी बेटा जो अवेलेबल स्टेट हैं, यानी 28 स्टेट को छुए बिना अलग से 29 स्टेट बनाना हो तो आर्टिकल 2 का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यूनियन टेरिटरी 8 है तो बेटा ये अलग है ना, इनको चाहे तो राज्य का दर्जा दे सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। नए राज्य का प्रवेश, जैसे चंडीगढ़ को नया स्टेट बना दीजिए, दमन दीव और दादर नगर हवेली को नया स्टेट बना दीजिए, पुडुचेरी को स्टेट का दर्जा। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश। लेकिन आर्टिकल 3 क्या है? जो बेटा अवेलेबल 28 स्टेट हैं, इन्हीं में से तोड़कर 50 स्टेट बनाना हो या नाम चेंज करना हो या फिर कुछ स्टेटों की संख्या मिलाकर के नए स्टेट बनाना हो। जैसे बेटा नवंबर 2000 में क्या किया गया? बिहार के साउथ एरिया से झारखंड बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया बेटा, छत्तीसगढ़ एमपी से,
ठीक है। इसी तरह यूपी का जो नॉर्थ वाला इलाका था उससे उत्तराखंड क्रिएट किया गया। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए तो यहां से ये क्वेश्चन आते हैं और ये पोर्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, समझ गए? तो अभी करंट में अगर हम लोग समझे तो 28 स्टेट है, 28 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटा? यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन आ सकता है कि दमन और दीव का कोई केस होगा तो कौन सा हाई कोर्ट देखेगा? बॉम्बे हाई कोर्ट। कौन देखता है? बॉम्बे हाई कोर्ट देखता है, महाराष्ट्र का देखता है। ठीक है। लक्षद्वीप का कोई मैटर होगा तो कोचीन हाई कोर्ट देखेगा। ठीक है। पौंडीचेरी का कोई मैटर होता है बेटा तो आपका चेन्नई का देखता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का केस कौन देखता है? कलकत्ता हाई कोर्ट देखता है। ठीक है। और दिल्ली का अपना हाई कोर्ट सिंगल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बेटा श्रीनगर हाई कोर्ट देखता है और चंडीगढ़ हाई कोर्ट का मामला पंजाब और हरियाणा दोनों देखता है। इज दैट क्लियर? चलिए एक पॉइंट और पूछता है बेटा, यहां पर कितने यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी अपनी विधानसभा है? तो बेटा जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा कर दी गई है, इलेक्शन भी हो गया, दिल्ली का और पौंडीचेरी का। ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनके अपने क्या है? विधानसभा है। यहां पे एमएलए और मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और पूछता है बेटा आपका पौंडीचेरी से। पौंडीचेरी एक ऐसा मात्र यूनियन टेरिटरी है जिसका टेरिटोरियल एरिया 3 राज्यों में फैला हुआ है। जैसे कराईकल और पौंडीचेरी ये तो तमिलनाडु में है, लेकिन पौंडीचेरी का ही पार्ट यनम आंध्र प्रदेश में है और माहे पौंडीचेरी का पार्ट केरल में है। तो ये बेटा अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? इतना पॉइंट समझ गए? ठीक है बेटा। इसके साथ ही साथ बेटा राज्यों के गठन से संबंधित कुछ और क्वेश्चन आते हैं, कुछ और क्वेश्चन। जैसे भाषा लैंग्वेज के बेस पर सबसे पहला स्टेट कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है बेटा, क्लियर है? इतना पॉइंट समझ गए आप लोग? चलिए इसके अलावा बेटा और क्या क्या क्वेश्चन आता है? इसके अलावा आता है बेटा कितने स्टेट हैं? तो करंट में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 यूनियन टेरिटरी का मतलब इसका शासन डायरेक्ट राष्ट्रपति के थ्रू केंद्र सरकार चलाता है। ठीक है, समझ गए बेटा? चलिए इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं बेटा? इसके बाद क्वेश्चन आते हैं कौन ऐसा स्टेट है जिससे सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा मिलती है? तो बेटा यूपी। यूपी का लगभग 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है, एक आपका दिल्ली और बाकी 8 राज्यों से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 राज्य हो गए और एक दिल्ली हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना पॉइंट? ठीक है, चलिए तो इतना सब क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा यहां पर कि कौन से राज्य पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब आपका क्या करते हैं? राज्य हैं जो 1 2 3 राज्य हैं पाकिस्तान से लगते हैं। यूनियन टेरिटरी कौन कौन है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान से लगता है। चाइना से यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, लेकिन स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल से उत्तराखंड, यूपी और बिहार तथा यहाँ पर आपका बांग्लादेश लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, इससे वेस्ट बंगाल की सीमा और सिक्किम की। भूटान से सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल की, असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। म्यांमार की सीमा लगती है मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है बेटा, इतना पॉइंट याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में। इसमें क्या क्या पॉइंट हमें देखनी है? हमारे वहां क्या है बेटा? सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। आइडिया कहां से लिया गया एकल नागरिकता का? तो बेटा ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। हमारे वहां सिर्फ नागरिकों को ही बेटा कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ नागरिकों को मिले हैं। फंडामेंटल राइट कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी ओनली सिटीजन, सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है। सिर्फ भारत का नागरिक ही बेटा जो है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब बन सकता है।
जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं सिर्फ भारत का नागरिक बनेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि जन्म के आधार पे ही नागरिक होगा। यानी मेरा बेटा जन्म से भारत का नागरिक है, मैं अपने पिता का बेटा जन्म से वो भी नागरिक थे, मैं भी नागरिक हूं, तो ही हम सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे और राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी इटली की पैदाइश है उनकी, वहां उनका मूल उनके बाप दादा रहते थे, माता पिता रहते थे, तो वो चाहे तो यहाँ की नागरिक है, अब वो तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सकती है। ठीक है बेटा, समझ गए। तो इसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं बेटा, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, सारे आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट ये है। बाकी इतना सब कुछ नहीं पूछता, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक पॉइंट पूछता है कि सिटीजनशिप पे अगर कानून बनाना हो तो कौन बना सकता है? ओनली पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। सिर्फ भारत के संसद ही कानून बना सकती है नागरिकता से संबंधित, और कोई नहीं बना सकता। इज दैट क्लियर बेटा? क्लियर है? तो इतना पोर्शन आता है, आर्टिकल पूछ लेता है 5 से 11 तक, और आर्टिकल 11 में सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहले बेटा यह कहाँ है? यह पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक, 12 से लेकर 36 तक डिस्क्राइब किया गया है। मौलिक अधिकार आइडिया कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। क्या है ये? जस्टिबल इन नेचर है, जस्टिबल इन नेचर है। ठीक है, यानी अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स में बेटा आपको पहले ही बता दिया, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सभी क्या है? आपका सिर्फ नागरिकों को मिला है, और बाकी जो बच जाता है वह अधिकार बेटा आपके सभी नागरिकों को मिला है, मतलब सभी विदेशियों को मिला है। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? फंडामेंटल राइट से ये भी क्वेश्चन पूछता है बेटा, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 के बाद ये पॉइंट आया कि जो संविधान बनाने वालों की सोच थी और जैसा फंडामेंटल राइट वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग रखे थे, उसको नहीं बदल सकते। जैसे सभी कानून के समक्ष समान होंगे, सबको धर्म की आजादी होगी, किसी के धर्म के पालन पर रोक नहीं होगा। ठीक है, इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। और क्या क्वेश्चन पूछता है बेटा? और क्वेश्चन पूछता है आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978। मुरारजी भाई देसाई जो थे उस वक्त पीएम थे, और इसके तहत बेटा क्या किया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को यानी संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया था, और इसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। यानी अब सरकार चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी को अधिग्रहित कर सकती है। सड़क अस्पताल बनाने के लिए आप केस नहीं कर सकते कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। समझे? चलिए, फंडामेंटल राइट बेटा मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 टाइप के थे, लेकिन प्रॉपर्टी का राइट निकल गया तो करंट में 6 हो गए हैं। कौन कौन? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपका कल्चरल एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेटा आर्टिकल 32 जो है आपका, 32 जो है बेटा, ये क्या है आपका? 32 क्या है आपका बेटा? आर्टिकल 32 को B.R. अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। के.एम. मुंशी साहब ने भी संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन बेटा आर्टिकल 32 को नहीं, उन्होंने प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, बात 14 की करें तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। 15 में धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, स्टेट में कोई भी
वैकेंसी निकलेगी तो सबको फॉर्म भरने का अधिकार है। फिर बेटा आपका आर्टिकल 17 राइट टू अगेंस्ट आपका क्या है, अनटचबिलिटी, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। राइट टू एबॉलिश ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18, ये क्या है, राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन अगर एजुकेशन के लिए या फिर किसी भी तरह का साहित्यिक पुरस्कार दिया जा रहा है तो वह बेटा इसके तहत नहीं आता है। और भारत सरकार जो पुरस्कार देती है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, वह भी बेटा इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये अवार्ड दिए जाते हैं, कोई टाइटल के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बोलचाल में कर सकता है। फिर है बेटा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 इसमें आते हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कई सारे अधिकार, देश के अंदर कहीं भी आने जाने का अधिकार, कोई भी संघ बनाने का अधिकार है, कोई भी व्यापार करने का अधिकार है, कहीं भी घर बनाकर रहने का अधिकार है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये सारे अधिकार इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल 20, 21 और 22 ये भी आपका क्या है बेटा, गिरफ्तारियों से संरक्षण देता है। जीवन के दैहिक स्वतंत्रता, बिना कानून के किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया तो अगले दिन फांसी, ये सब नहीं चलेगा। कानून बनाइए, लॉ बनाइए, फिर काम करिए। ठीक है, क्लियर है? समझ गए बेटा? फिर उसके बाद बेटा आर्टिकल 21 की बात करें तो ये सबसे समृद्ध आर्टिकल है, इसमें बहुत से अधिकार हैं। आर्टिकल 21 में 21 याद रखिए, आर्टिकल 20 और 21 यह बेटा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कह दिया गया है कि आर्टिकल 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है तो 20 और 21 को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी में प्रोविजन है कि राष्ट्रपति लिखित रूप से कुछ फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, रोक सकता है, कुछ समय के लिए उसका यूज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 20 और 21 नहीं मिलेगा। गिरफ्तारियों से संबंधित संरक्षण और दैहिक जीवन से संरक्षण, ऐसा नहीं कि सरकार का दिमाग खराब हो, नेशनल इमरजेंसी लगाएं, और नेशनल इमरजेंसी में कोई राज्य सरकार तो होती नहीं, केंद्र ही केंद्र होता है, तो पता चला किसी एक धर्म के लोगों को खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को एबॉलिश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A भी है बेटा, जो कि एजुकेशनल राइट से संबंधित है, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया था। ठीक है, 23 और 24 बाल अपराध, मानव दुर्व्यवहार, महिलाओं से दुर्व्यवहार, मानव का खरीदा और बेचा जाना प्रोहिबिटेड है, लेकिन 14 साल से कम के बच्चों को किसी भी मुश्किल कारखाने में, कठोर काम में नहीं लगाया जा सकता। वह फैमिली की हेल्प कर सकता है, लेकिन उसको किसी भी इंडस्ट्रीज में, हैवी वर्क में, हेजार्डस वर्क में नहीं लगा सकते। ठीक है, अपराध होगा। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। 26, 27 और 28 में यह बेटा आपको अलग अलग तरीके के फ्रीडम्स देता है रिलीजियस। आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती किसी धर्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, हर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को अपने कल्चर और अपने एजुकेशनल को फैलाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये 29 से 30 तक है, 29 से 30 तक है। 31 हट गया है बेटा, क्योंकि 31 में आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, आर्टिकल 32 और उसके आगे बेटा ये मार्शल लॉ वगैरह, सैनिकों वगैरह के लिए अधिकार दिया गया है कि उनके फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है। आर्टिकल 32 जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। यह बेटा आर्टिकल 36 से 51 तक डिस्क्राइब है, पार्ट 14 में है। इसको बेटा सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल के थ्रू बांटा जाता है। ठीक है, बांटा जाता है, जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल के थ्रू आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 को डिस्क्राइब किया गया है। जबकि आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48 गांधीयन से रिलेटेड है। लिबरल थॉट है आपका 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। ठीक है बेटा, समझ गए? इसके बारे में बात करें बेटा तो ये नॉन जस्टिबल इन नेचर है।
नेचर में क्या है, नॉन जस्टिबल है, यानी इसके उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। यह राज्यों के ऊपर है कि जब वह कानून बनाएंगे तो ये सारे आर्टिकल उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो आपने देखा बेटा कई सारे राज्य क्या कर चुके हैं बेटा, यूसीसी बना चुके हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना चुके हैं। कई सारे राज्य जो है आपका आर्टिकल 45 के तहत एजुकेशनल प्रोविजन कर चुके हैं। कई सारे राज्य जो है ग्राम पंचायत, पूरे देश में बेटा ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए आर्टिकल 51 सरकार काम करती है, ठीक है बेटा। तो इसी तरह आर्टिकल 41 नेशनल मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, इसकी बात की गई है। तो ये सभी काम भारत में किए जा रहे हैं, ठीक है। उद्योगों में कामगारों के लिए बेहतर व्यवस्था, आर्टिकल 43A किया जा रहा है। पर्यावरण का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। समझ गए बेटा। ये आइडिया कहां से लिया गया, आइडिया लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है बेटा। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो यहां से हमेशा पूछता है। इतना पॉइंट नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया। सबका हो गया। चलिए अगला है बेटा आपका, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनियन। यूनियन में क्या क्या आ जाता है बेटा, यूनियन संघ पार्ट 5 में है बेटा, ठीक है, पार्ट 5 में है। और यहां पर डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 52 से 151 तक, ठीक है, 151 तक डिस्क्राइब किया गया है इसमें। यहां देखें तो सबसे पहले प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के लिए बेटा इलेक्शन लड़ने की एज क्या है, 35 ईयर का हो, लोकसभा का मेंबर बनने के लायक हो, ठीक है। ये सब बातें आपने सुनी है। दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और सभी एमएलए तथा दिल्ली और पौंडीचेरी के भी एमएलए क्या करते हैं, वोट कर सकते हैं। एमएलसी शामिल नहीं होते हैं। 6 स्टेट ऐसे हैं जहां एमएलसी होते हैं अपर हाउस के, तो वो बेटा राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते और सभी इलेक्टेड मेंबर करते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं इलेक्टेड, क्योंकि राज्यसभा में 12 मेंबरों को नॉमिनेट भी करता है कौन, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा, कैग को शपथ दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाएगा, कई सारे और पोस्ट को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है बेटा, आर्टिकल 63 में देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका मेन काम है एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा। यह राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा को संभालते हैं। राष्ट्रपति का देहांत हो जाए, अचानक त्यागपत्र दे दें, उनका इलेक्शन बैन हो जाए किसी भी तरह से, तो 6 महीने तक राष्ट्रपति का काम कर सकता है ये, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं करेगा उस ड्यूरेशन में, ठीक है। समझ गए। नॉर्मली 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल के बाद इलेक्शन कराया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इन दोनों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन दोनों से संबंधित केस और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है, कहीं और नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है बेटा। समझ गए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद को चलाने के लिए क्या होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, 75(1), ठीक है। क्लियर है बेटा। प्रधानमंत्री बेटा अपॉइंट किया जाता है, भारत में प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है ना कि इलेक्ट होता है, याद रखिएगा। भारत में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, अपॉइंट होता है। जैसे टोटल आपका 543 सीटों पे इलेक्शन होता है, अलॉटेड 552 सीटें, लेकिन इलेक्शन 543 पे होता है, तो मेजोरिटी के लिए बेटा कम से कम आपको 270 प्लस चाहिए, 272 प्लस सीटें चाहिए, समझ गए, तब आपको मेजोरिटी प्राप्त होगी। अगर किसी को मेजोरिटी प्राप्त हो गई तो वह सारे एमपी मिलकर के क्या करेंगे, आपके अपने संसदीय दल का नेता चुनेंगे, वही बेटा क्या करता है, प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री बेटा लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, और कहीं का भी मेंबर नहीं है तो 6 महीने तक वह प्रधानमंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बेटा अटॉर्नी जनरल भारत का क्या होता है, मेन आदमी होता है जो कानूनी लड़ाई लड़ता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से। इज दैट क्लियर। यह भारत सरकार की तरफ से लड़ेगा, इसके लिए वही क्राइटेरिया है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्राइटेरिया है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक है तो बेटा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति। इसके लिए कोई फिक्स टेन्योर नहीं, कोई फिक्स
वेतन नहीं, जो राष्ट्रपति निर्धारित कर दिए वही मिलेगा, ठीक है। कभी भी राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा। उसके बाद यहां है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 पॉइंट आता है आपका, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में अलॉटेड सीट 552, यहां अलॉटेड सीट 200 आपका 250, ठीक है बेटा। यहां पर आप सब जानते हैं बेटा 12 सीट नॉमिनेटेड होती है, यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। यहां जनता चुनती है किसको, एमपीज को, और यहां पर क्या होता है, हम चुनते हैं स्टेट लेवल पे एमएलए को, और एमएलए वोट करते हैं राज्यसभा के एमपी के लिए, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो एमपी जो भी होगा लोकसभा या राज्यसभा का, वह कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकता है बिना चुनाव लड़े। जैसे एस जयशंकर साहब, वह क्या है, राज्यसभा के मेंबर हैं और आपका विदेश मंत्री भी हैं। क्लियर है बेटा, समझ गए। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 साल का होना चाहिए, इसका चुनाव लड़ने के लिए 30 साल का होना चाहिए। इसको बेटा लोअर हाउस कहते हैं, इसको अपर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा, इतना पॉइंट समझ गए, ठीक है। फिर बेटा एससी और एसटी के लिए यहां रिजर्व भी की गई है सीटें। एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का क्या किया गया है बेटा, सीटों का क्या किया गया है, यहां पर रिजर्वेशन किया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट की बात करें बेटा तो ये डिसॉल्व होता है हर 5 साल पर, 5 साल से पहले भी हो सकता है अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिला है, या फिर यहां पर क्या हो गया आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो हटाया जा सकता है, ठीक है। नई सरकार बन सकती है, नया चुनाव हो सकता है, समझ गए। फिर उसके बाद राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के मेंबर रिटायर्ड होते हैं 6 साल पे, और हर 2 साल पे पर 2 ईयर पर बेटा 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के। इज दैट क्लियर, 1/3 मेंबर यहां पर रिटायर्ड हो जाएंगे राज्यसभा के। क्लियर है। राज्यसभा क्यों बनाई गई कि अगर लोकसभा से अगर कानून बनाने में गलती हो रही है तो राज्यसभा तो संभाल ले, लेकिन एक प्लस पॉइंट है, मैक्सिमम पावर दिया तो गया है लोकसभा को, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान बनाने वालों ने राज्यसभा को कमजोर रखा है, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा ही है बेटा, राज्यसभा को ही अधिकार है न्यू सिविल सर्विसेज स्टार्ट करने का। अगर कोई चाहे तो न्यू सिविल सर्विसेज स्टार्ट कर सकती है, कौन, राज्यसभा। अगर राज्यसभा ही चाहे तो 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास करके स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे सकती है। लेकिन कमजोर कहां है, मनी बिल पर। अगर लोकसभा मनी बिल पास कर दे तो इसके पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है, सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन में इसको जवाब देना है तो देना है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, अपने आप माना जाएगा बिल पास हो गया। दूसरा पॉइंट, मनी बिल जो है बेटा, मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, कहीं और नहीं होगा। लोकसभा को कौन संभालता है, स्पीकर संभालता है, स्पीकर संभालता है। और इधर कौन संभालता है, चेयरमैन संभालते हैं, ठीक है बेटा, चेयरमैन संभालते हैं। चेयरमैन होता कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट आया कहां है, यूएसए से आया हुआ है। इनका मेन काम क्या है, एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा होता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इनके इलेक्शन में बेटा लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन, सभी मेंबर यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति में एमएलए भी शामिल थे, दिल्ली पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी भी शामिल था, यहां शामिल नहीं। यहां पर ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी जो राष्ट्रपति में 12 नॉमिनेटेड मेंबर थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, वो यहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब बेटा अगर कोई नॉर्मल बिल है और 3 महीने तक अटका हुआ है, पास नहीं हो पा रहा है, लेकिन मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इनमें नहीं होता, क्या नहीं होता, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन आर्टिकल 108 में है। कहां से आया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही प्रोविजन है आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाएगा। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुला तो दिया, लेकिन करेगा कौन, अध्यक्षता, अध्यक्षता करेगा स्पीकर। स्पीकर नहीं होगा तो वाइस स्पीकर, और वाइस स्पीकर नहीं है तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा,
राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति को ज्वाइंट सिटिंग को लीड करने का अधिकार नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? इतना पॉइंट समझ गए? चलिए, बहुत से पॉइंट हैं, ठीक है बेटा। ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखते हैं और कोई पॉइंट है क्या? 105, 111, 108। हाँ बेटा, चलिए एक पॉइंट और है, आर्टिकल 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर साल संसद में वित्त मंत्री क्या करेगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी भारत के संविधान में बजट वर्ड नहीं है, वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 110 में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। मनी बिल की परिभाषा कहां है? आर्टिकल 110 में है। मनी बिल है कि नहीं, इसको डिक्लेयर कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, बिकॉज ऑल मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। चलिए, और क्या पॉइंट है भैया? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशियरी आ गई यहां पर, ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकार की अगर बात करें तो राष्ट्रपति कई लोगों को अपॉइंट करता है, मंत्रिपरिषद को कार्य करने के लिए अच्छा नियम कानून बना सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के और कई सारे अधिकार है। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है इसके पास, ठीक है बेटा, सलाह ले सकता है। आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर जो होता है स्टेट का, वह कुछ बिल को बेटा रिजर्व रख सकता है, किसके लिए? राष्ट्रपति की सलाह लेने के लिए रिजर्व रख सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 352, 358 और 360 के तहत क्या होता है, और 356 के तहत बेटा इमरजेंसीज लगाई जाती हैं। राष्ट्रपति के साइन से ही इमरजेंसी लगेगा, साइन नहीं करेगा तो इमरजेंसी नहीं लग सकती है, ठीक है। इमरजेंसी वाले प्रोविजन में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। यही कई सारे पोस्ट को बेटा अपॉइंट करता है, मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 से 147 तक डिस्क्राइब किया गया है, ठीक। उसके बाद जस्ट 148 आ जाता है जो कैग के बारे में है। कैग का पोस्ट ब्रिटेन से लिया गया है, 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 65 साल की एज तक के लिए अपॉइंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या करना होगा? 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे हो, या 5 साल तक हाई कोर्ट में क्या किए हो बेटा? आप प्रैक्टिस किए हो, या फिर बेटा आप किसी भी न्यायालय में राष्ट्रपति की नजर में जो है क्या होने चाहिए? कानून के जानकार होने चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। मिनिमम एज डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर तक कोई भी क्या कर सकता है? जज बना रह सकता है। लेकिन यहाँ सीजीआई कौन होता है? करंट में बेटा 34 है, 34 है, 33+1 एक सीजीआई और बाकी अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इज दैट क्लियर? अब इसमें बेटा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई कैसे बनता है? जैसे अभी 50 नंबर के कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे, लेकिन अब कौन बन रहा है? अब बन रहे हैं संजीव बन रहे हैं, संजीव खन्ना 51वें नंबर के। कैसे बने? तो बेटा सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है MJ केनिया जो थे पहले थे, फर्स्ट जो थे आपके MJ केनिया थे। ये क्वेश्चन पूछता है। फिर बेटा पूछता है कि पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बेटा फातिमा बीबी, फर्स्ट फीमेल फातिमा बीबी थी। ऐसा अनुमान है कि 2027 तक बीवी नागरत्न जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज है, फीमेल है, वह पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, ऐसा अनुमान है, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए बेटा, सीजीआई बनने के लिए एज मैटर नहीं करता कि कौन 62 का है, कौन 64 का है तो सीजीआई बनेगा, नहीं। मान लो यहां पर कोई ए जज है, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया 62 साल की एज में, ठीक है। वह आज आई, आपका 26 अक्टूबर को अपॉइंट हो गए, लेकिन कल जो है 27 अक्टूबर को कोई 64 साल का आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुआ, तो बेटा सीनियर ये कहलाएगा, ये नहीं कहलाएंगे। पहले जो सुप्रीम कोर्ट में आया वो सीनियर है। तो जैसे ही सीजीआई का 65 साल पूरा होता है, वह 1 महीना पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, और वो कौन होता है? जस्ट उससे पहले अपॉइंट हुआ आदमी, ठीक है। यानी वो अपॉइंट हुआ था, उसके बाद जो अपॉइंट हुआ वो उससे सीनियर, उससे जस्ट जूनियर है, ठीक है। क्लियर है? समझ गए? ये सुप्रीम कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का केस चल सकता है, कहीं और नहीं चल सकता, चुनाव से संबंधित या अदर कोई भी। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट को सलाह देने की, सलाह देने की। आर्टिकल 129 के तहत बेटा क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय है ये। आर्टिकल 131 के तहत इसको बेटा प्राइमरी जुडिशियरी मिली हुई है केस सुनने का। इसके अलावा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही संघ का मामला चल सकता है। संघ का मामला मतलब एक तरफ स्टेट हो वर्सेस सेंट्रल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक तरफ स्टेट हो दूसरे तरफ भी स्टेट हो, इस तरह का कोई भी मामला होगा तो वो ओनली सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, कोई और नहीं सुनेगा। समझ गया बेटा, क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे प्रोविजन है। आर्टिकल 137 इसके तहत बेटा पुनर्व्याख्या करता है, यानी पुराना कोई फैसला दिया है तो चाहे तो उस फैसले को बदल सकता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। कंट्रोलर जनरल को आपको बता ही दिया है। चलिए आगे है बेटा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 153 में डिस्क्राइब किया गया है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ द स्टेट, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कर दिया गया कि एक या एक से अधिक स्टेट के लिए एक ही आदमी हो सकता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बनने के लिए गवर्नर बनने के लिए क्या है, 35 साल की एज होने चाहिए, वह भारतीय हो, दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। गवर्नर का वही काम है जो राष्ट्रपति का काम है। जैसे गवर्नर के पास अगर कोई मनी बिल जाएगा तो उसको साइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल बिल जाएगा तो उसके पास वीटो पावर है जैसे प्रेसिडेंट के पास है, वह जेब में रख सकता है, पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, या फिर बेटा साइलेंट रह सकता है, कोई जवाब नहीं देगा। इज दैट क्लियर। ठीक है बेटा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही पॉइंट है, सीएम क्या होते हैं, मेन होते हैं आपके, वह एमएलसी भी हो सकते हैं, एमएलए भी हो सकते हैं। समझ गए। सीएम बनने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल का होना चाहिए। कहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है, यूपी में है बेटा, 404 अलॉटेड है, 403 पे इलेक्शन होता है। यहीं पर सबसे ज्यादा राज्यसभा की भी सीट है, यहीं पर सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें हैं यूपी में, और राज्यसभा की 31 सीट। ठीक है बेटा, समझ गए। गवर्नर क्या होता है, स्टेट के साथ मिलकर के काम करता है। आर्टिकल 165 जैसे बेटा आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते थे जो भारत सरकार के वकील होते थे, वैसे ही स्टेट सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 ये हाईकोर्ट के जज बनने के लिए जो एलिजिबल होते हैं उनको बनाता है गवर्नर, गवर्नर ही शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट है। स्टेट लेजिस्लेटिव पावर आप सब जानते हैं बेटा, कानून वगैरह बनाने का अधिकार। हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 मैं हमेशा कहता हूं कि संविधान आपको खुद कहता है कि बेटा तुम याद कर सकते हो। संविधान खुद चीख के कह रहा है कि मुझे याद करो ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाया कि इसका आर्टिकल 124 से शुरू होता है, तो बेटा हाई कोर्ट का क्या है, जस्ट 2 को आगे कर दो, आर्टिकल 214 से हाई कोर्ट शुरू हो रहा है 231 तक। समझ गए, क्लियर है। इज दैट क्लियर बेटा, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसी के तहत बेटा आपको मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट को अधिकार है आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करने का, तो गवर्नर को भी स्टेट में ऐसा ही राइट है। 2 को आगे कर दीजिए, 1 को पीछे, आर्टिकल 213 गवर्नर को पावर है ऑर्डिनेंस पावर। इज दैट क्लियर। यहां पर क्या है बेटा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, इज दैट क्लियर, समझ गए। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए बेटा जज बनने के लिए भी अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, आप क्या होने चाहिए, 10 साल तक प्रैक्टिस किए हो आप, 10 साल तक क्या हो, नीची कोर्ट में आपने क्या किया हो, प्रैक्टिस कर रहे हो आप। ठीक है, इस तरह से काम कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं बेटा, इसको राज्यपाल रिकमेंड करता है। 7 साल तक कोई जुडिशियल वर्क में रहा हो तो उसको बनाया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज वगैरह। समझ गए बेटा, ऐसे कई सारे लोअर कोर्ट हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सुनने का। अगला है बेटा यूनियन टेरिटरी। टोटल बेटा यूनियन टेरिटरी 8 है, जिसमें से अभी आपका दिल्ली, पौंडीचेरी,
जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी विधानसभा है, अपनी विधानसभा है। दिल्ली के पास सिंगल सिर्फ अपने लिए हाई कोर्ट है, जबकि जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर हाई कोर्ट है, इसमें मामला लद्दाख का भी सुना जाता है, लद्दाख का भी मामला सुना जाता है। ठीक है बेटा, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, जनसंख्या के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी। पौंडीचेरी की बात करें तो मैं बता चुका हूं, पौंडीचेरी का इलाका 3 जगह पर है बेटा, आपको मैंने बताया था। पौंडीचेरी, कराईकल, कराईकल ये आपका कहां है बेटा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। जबकि यनम कहां है, यनम आपका आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा बेटा माहे, माहे कहां है, ये आपका केरल में है। तो 3 स्टेट में पौंडीचेरी का पार्ट बटा हुआ है। ठीक है बेटा, इतना पॉइंट याद रखेंगे। पार्ट 8 में आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 239 ए, क्लॉज ए, सब क्लॉज ए, ये बेटा दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है कि दिल्ली को विधानसभा का राइट दिया गया था। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया। फिर है बेटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिकाएं वगैरह और आपका पंचायत वगैरह। ठीक है, पंचायत वगैरह। ठीक है, पार्ट 9 में क्या है बेटा, आपका पंचायत है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1993 में आया। 29 सब्जेक्ट दिया गया, एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, शेड्यूल ऐड किया गया, अनुसूची ऐड की गई 11 नंबर की, 29 सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है। इसके लिए कई सारी कमेटियां हैं बेटा जो इसके लिए काम करती हैं। कौन कौन सी कमेटी, बलवंत राय कमेटी सबसे पहली बनी थी। इसी के रिकमेंडेशन पर बेटा 3 स्तर का ग्राम पंचायत बनाया गया था। इसके अलावा अशोक मेहता समिति, जीवीके समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति और 73वां संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, 1882 में लॉर्ड रिपन लेकर आए थे यह कॉन्सेप्ट। तो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया इज लॉर्ड रिपन। ठीक है बेटा, तो इतना पॉइंट यहां से पूछता है। पार्ट 9 में डिस्क्राइब किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। यहां बेटा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही लाया गया था 1993 में। तब सरकार थी PV नरसिम्हा राव की। ठीक है, उसमें भी थी पंचायत वाले में। ठीक है बेटा, ये भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी पर बनाई गई है। इनके लिए 18 सब्जेक्ट दिया गया, नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9B जोड़ा गया, पार्ट 9A जोड़ा गया, पार्ट 9A। ठीक है, क्लियर है बेटा, पार्ट 9A इसमें ऐड किया गया। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में पेश किया गया, 1 जून 1993 से लागू हुआ था। नया आर्टिकल 243P से 243ZG तक बदला गया। एक नई शेड्यूल ऐड की गई, शेड्यूल नंबर 12, उसमें 18 सब्जेक्ट दिए गए। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। बंबई और कलकत्ता नगर निगम 1726 में स्टैब्लिश हुए हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए, पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया। इसका चुनाव लड़ने के लिए बेटा 21 साल का होना चाहिए, 21 साल का होना चाहिए, इतना पॉइंट आपसे पूछेगा। ठीक है, यहां पर देखिए पंचायतों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिभाषाएं। ग्राम सभा, हर 18 साल का आदमी ग्राम सभा का मेंबर होता है। पंचायतों का गठन, उनकी संरचना, सीटों का आरक्षण, 33% आरक्षण बेटा तीनों स्तर पे दिया गया है फीमेल्स को, 33% आरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, इसके लिए बेटा अलग से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। इसके लिए अलग से स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, जिसके मेंबर्स को अपॉइंट और ओथ तो दिलाएगा राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकता। इन दोनों के मेंबरों को हटाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति चलेगी। समझ गए बेटा, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी 5 साल के लिए गठन किया जाता है। जैसे आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन फॉर इंडिया के लिए इस्टेब्लिश करता है, वैसे बेटा स्टेट फाइनेंस कमीशन को गवर्नर अपॉइंट करता है। इज दैट क्लियर। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद है संघ और राज्य सेवाएं। यहां पर बेटा यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन की बात की गई है। इससे रिलेटेड 308 से लेकर 323 तक प्रावधान है। ठीक है बेटा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, 10 साल तक कोई संघ लोक सेवा किसी को
सिविल सर्विस का ज्ञान होगा तो वो बेटा अपॉइंट हो सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। राज्य लोक सेवा के सदस्य और अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, हटा नहीं सकता है, गवर्नर हटा नहीं सकता है बेटा, ठीक है। पार्ट 14 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इतना पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। इसके अलावा बेटा ये इंग्लिश का पॉइंट है। यहां पर बेटा इलेक्शन, इलेक्शन में बेटा सबसे पहले आपको मैं बता दूं आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट है, जहां कहा गया है बेटा कि भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। फिर बेटा आर्टिकल 326 इंपॉर्टेंट है, जो आपको राइट टू वोट देता है, वोट देने का अधिकार देता है। भारत में वोट देने का जो अधिकार था बच्चा, पहले जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो 21 वर्ष का आदमी वोट दे सकता था, लेकिन 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 21 वर्ष से घटाकर 18 ईयर कर दिया गया। पहले चुनाव आयोग में एक ही मेंबर होते थे, चीफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ तारकुंडे समिति, कौन सी समिति? तारकुंडे समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने इसको 3 सदस्यों वाले बनाया, यानी एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। यह भी बेटा 6 साल के लिए और 65 ईयर के लिए होते हैं। इनको भी बेटा हटाया जा सकता है, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी लगती है। क्या लगती है? 2/3 मेजोरिटी लगती है, ठीक है। और इनको भी एज अ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान पूरी प्रक्रिया चलाकर हटाया जाता है। करंट में इनका वेतन और भत्ता केंद्र सरकार तय करती है, ठीक है, समझ गए बेटा, ठीक है। 326 जान गए, ठीक है। ये भारत में कौन कौन से इलेक्शन कराती है बेटा? एमएलए का इलेक्शन, एमएलसी का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन, दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके अलावा आपका वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन सब का इलेक्शन करती है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए अगला है ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत में बेटा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वह है हिंदी, ठीक है। इसके अलावा बेटा भारत में आर्टिकल 350 बी में कहा गया है कि भारत का एक ऑफिशियल ऑफिसर होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज का एक ऑफिसर होगा, समझ गए, क्लियर है, जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ गए, इतना पॉइंट क्लियर है बेटा, समझ गए ना। चलिए प्रोक्लेम ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है और आर्टिकल 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट की बात की गई है। 348 में लैंग्वेज टू बी यूज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात की गई है, जहां अंग्रेजी यूज होता है, ठीक है। 351 में कहा गया है कि सरकार क्या करेगी? हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। बाकी ये छोड़ दीजिए, आगे आते हैं हम लोग। इमरजेंसी, इमरजेंसी बेटा आप सब जानते हैं 352, 356, 360 नेशनल इमरजेंसी। यह बेटा स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कहलाता है और यह बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ये लग जाएगा तो सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट तो रहेगी लेकिन काम नहीं कर सकती, ठीक है बेटा। इसके लिए बेटा 2/3 मेजोरिटी लगती है बार बार अनुमति लेने के लिए। यहां पर बेटा एक बार अनुमति ले ली, बार बार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए वो बेटा आपका क्या था? फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी है। इमरजेंसी का प्रोविजन जर्मनी से लिया गया। कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है, समझ गए। 62, 71, 75 ये सब बेटा नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी भारत में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ एक आर्टिकल है 368 और भारत में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से सीखी गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सीखी गई है, ठीक है बेटा। 3 तरीके से संशोधन होता है, साधारण, विशेष बहुमत और जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रभावित करने वाले एक्ट होते हैं उनका प्रोविजन, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस आपका वो, तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन थे। इसके अलावा अभी संविधान सभा वगैरह भी है, इंपॉर्टेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट्स भी हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पास किए गए थे, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, लेकिन विद इन 5 मिनट मैक्सिमम पॉइंट को रिवीजन करना था, मैंने कराया है। उम्मीद है आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा।
मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा बेटा। उम्मीद है आज का सेशन आपने शानदार तरीके से डील किया होगा और मजा आया होगा। वापस से आप सबको महिंद्रास फैमिली की तरफ से और आपके रहबर नवाज सर की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में सफलता के प्रकाश लाने के लिए निरंतर संघर्ष के दीप जलाते रहिए। जय हिंद।